Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. And this is Akanksha Kala, and in next 10 to 20 minutes we are going to have a quick revision about the current affairs of this week. So let's start it with the very first question. So the first question is, discuss the correct statement. Ayushman Bharat program was launched in 2018 to address the health issues at all level, primary, secondary, tertiary. Second statement is, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana will cover the financial protection for availing healthcare services at secondary and tertiary level. And your options are A only, B only, both or none. So let's see what is the answer. So answer here is both, which means your both statements are correct. So basically there was an article in the Hindu जहाँ पे आपका आयुष्मान भारत से रिलेटेड बात करी गई थी. So the static portion becomes very important for us. सो इसके बारे में अगर हम और अच्छे से डिस्कस करें तो पहला स्टेटमेंट जो था विच सेज दैट इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग दी हेल्थ इश्यूज एट ऑल दी लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तीनों लेवल की हमें बात करी गई है. ठीक. दूसरा जो था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपका जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कवर करेगा, ये आपका सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे करेगा. सो ये भी बिल्कुल ठीक है. अभी हम आगे देखेंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैसे आपका वन component is dedicated towards the primary level and the other component is dedicated towards the secondary and tertiary level. So let's see. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. बेसिकली ये जो है आपका ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो आपके सेकेंडरी एंड हेल्थ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी लिखा था. एंड द सेकंड कंपोनेंट विच इज़ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द प्राइमरी लेवल. सो यहाँ पे ये एम्ड एट इम्प्रूविंग एक्सेस टू द चीप एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट प्राइमरी लेवल. सो इस तरीके से यहाँ पे आपका अप्रोच रखी गई है जिस तरीके से तीनों लेवल पे आपका हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड करवाया जाए पब्लिक को. इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ की फीचर्स आपके इस स्कीम के. सो पहला फीचर आपका ये है कि देयर विल बी अ इंश्योरेंस स्कीम. देयर विल ऑल्सो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड विच जिसमें आपका जो कवरेज होगा वो देयर विल बी अ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर. ये आपका कवरेज यहाँ पे होने वाला है. एंड यू कैन सी देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ फैमिली हैज़ बीन गिवन हियर. सो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि फैमिली के अंदर किसे इंक्लूड किया जाएगा, विच मीन्स आपका किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली के साइज़ में. और लेट्स मी जस्ट रेज दैट. सो यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है आपके फैमिली के साइज़ में. ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर यहाँ पे जो आपका अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ पे जो बेनिफिशियरी हैं, कौन नीडी लोग हैं. सो यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है, दिल बी यूज़ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. और ये रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के जितना भी डेटा है वहाँ से इसको निकाला जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपका इस ये जो स्कीम है इसकी अलग बात यह है कि यहाँ पे कोई बताया नहीं गया है कि किस तरीके से आपका जो डिजीज़ कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी. तो डे वन से आपके सारी तरीके की डिजीज़ जो हैं इस पॉलिसी में कवर की गई हैं. सो आप देख सकते हैं द वाइड एरिया अप्रोच जो इस डिजीज़ इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है. नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि देयर विल बी कवर फॉर बोथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फिर द एक्सपेंडिचर विल बी incurred बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट. Share, there will be a share between center and state, so that becomes important for us. Then there will be इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सो बेसिकली होगा क्या कि ये जो जितना भी आपका एडिशनल रिसोर्स इस स्कीम में लग रहा है, ओके, सो जो एडिशनल रिसोर्स होगा वो कहाँ से गवर्नमेंट उसको पे करेगी, वो एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा रही है और उसके थ्रू वो क्या करेंगे इसमें यहाँ पे करेंगे. ठीक. नेक्स्ट यहाँ पे इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आप एक बार इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो आई गेस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं से बताने में. हमने देखा था कि अभी पीछे यहाँ पे आपका एजुकेशन एंड हेल्थ सेस की बात हुई थी. सो दो टर्म्स होते हैं, सेस एंड सरचार्ज. कई बार हम गलती से भी हम इनको इंटरचेंज करके यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अलग होते हैं. सो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. सिंपल है, बस 5 सेकंड का काम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस was established in 1955 by United Nations Charter and started working in April 1956. Second statement is it is a principal judicial organ of United Nations situated at Peace Palace in Hague, Netherlands. Third statement is unlike the six principal organs of United Nations, it is the only one located in New York.
And the last statement is it settles legal dispute between state and give advisory opinion in accordance with international law on legal questions referred to it by the authorized United Nations organs and specialized agencies. You have to find the incorrect statement. Pause the video, comment your answer in the comment section. हमने ICJ बहुत बार डिस्कस हो रखा है, क्लास में भी आपका कई बार डिस्कस हो चुका, कराया गया है, सो आई गेस इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. इसका आंसर है आपका ए, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1955 नहीं है, 1945 होगा. ओके, और वर्किंग जो हुआ था 1946 में स्टार्ट हुआ था. बाकी आपका डिटो सारा सही है. फॉर एग्जांपल आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि विच सेज दैट इट्स द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यस इट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट. क्योंकि एक और टर्म, एक और आपने बॉडी का नाम सुना होगा विच इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. सो इन दोनों में कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट हो सकता है, क्योंकि दोनों इंटरनेशनल बॉडीज है, जुडिशियल ऑर्गन्स है. बट जो आपका ICJ है ये आपका यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट इज़ ये आपका हेग में है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स है ना, बेसिकली सब आपके USA बेस्ड है. मैम विच मीन्स आपका न्यूयॉर्क में है सबके सब, इनके हेडक्वार्टर्स जितने हैं. बट ये जो आपका ICJ है विच इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अकेला ऐसा है जो आपका हेग नीदरलैंड्स में है. सो जो डिफरेंट होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर हमारे लिए. लास्ट बिल्कुल सीख गया, काफ़ी प्लेन स्टेटमेंट था, सो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं होगी कि लीगल डिस्प्यूट को सेटल करेगा, एडवाइजरी ओपिनियन देगा. एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि जो ICJ होता है ना, इसके जो भी डिसीजन होते हैं पार्टीज पर बाइंडिंग होते हैं. जिन पार्टीज़ ने इसको एक्सेप्ट करा है तो उनके डिसीजन यहाँ पे बाइंडिंग होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चार्ल्स कॉर्नवालिस? So Cornwallis introduced permanent settlement of land revenue in Bengal and other parts of India. He established thanas to maintain law and order, and third is the Treaty of Srirangapatnam, and the last is none of the above. So you have to find the incorrect statement. So which means you have to find which among of the following is not associated with Cornwallis ना. So आपका आंसर होगा आपका D, which means none of the above, क्योंकि ये सब के सब आपके कॉर्नवालिस से एसोसिएटेड है. सो पहला जो था आपका कि कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में और फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में. सो ये ठीक हो जाता है. जब हमने क्लास में भी डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट क्यों लाया गया था. जो सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स, जो सीरीज़ ऑफ सिस्टम्स ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ओके, उसमें परमानेंट सेटलमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फिर हमने देखा था कि थाना जो कॉर्नवालिस उनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. लास्ट सेशन जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ें, तो फिर आपको पता भी होगा वैसे भी इसके बारे में. सो देखते हैं. बेसिकली कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1786 से लेकर 1793 के बीच का था. ओके, और यहीं इसी टाइम पीरियड में उन्होंने कॉर्नवालिस कोड भी लेके आए थे 1973 में. और थर्ड मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो आपके क्वेश्चन में भी था, ये भी आपका कॉर्नवालिस से एसोसिएटेड है क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में ये ट्रीटी भी साइन करी गई थी. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793. कॉर्नवालिस कोड बेसिकली जो था यहाँ पे आपके सिविल, पुलिसिंग एंड जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स एक तरीके से इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे गए थे, अभी हम देखेंगे. हम इतना डिटेल डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, आप एक बार अपने नोट्स को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं हिस्ट्री के, बट हम हल्का फुल्का ऊपर से डिस्कस करेंगे. सर्विस में क्या रिफॉर्म करे थे कॉर्नवालिस ने? सो उन्होंने करप्शन को रिड्यूस करने के लिए रिफॉर्म्स लेके आए थे. पहला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, दूसरा उन्होंने क्वालिफाइड, सिर्फ ये रूल ऐसे इस्टेब्लिश करने में हेल्प करा था कि सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन ही आपके हायर अथॉरिटीज़ पे पहुंच पाए. बट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट करने का ये है कि स्टिल जो हायर टॉप पोस्ट थी वो आपकी यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी और इंडियंस अभी भी लोअर ग्रेड्स पे थे. प्राइवेट ट्रेड जो था उस टाइम पे कंपनी का अबॉलिश हो चुका था पूरी तरीके से. जुडिशियल में क्या रिफॉर्म करे थे कॉर्नवालिस ने? इन्होंने आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस में, स्टेट्स में कोर्ट इस्टेब्लिश करे थे. हाईएस्ट कोर्ट जो होता था वो आपका कैलकाटा में होता था. ओके, जो आपका इस्टेब्लिश हो चुका था आपका पहले से ही. फिर आपका सेपरेट कोर्ट लेके आए थे सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए. आपने सुना होगा फौजदारी और दीवानी एंड फौजदारी. सो इस केसेस के लिए अलग अलग लेके आए थे. कोर्ट फीस अबॉलिश कर दी थी. ओके, और यहाँ पे इन्होंने टॉर्चर्स पनिशमेंट्स को बैन कर दिया था. नेक्स्ट देखते हैं पुलिस में क्या रिफॉर्म लेके आए थे. तो पुलिस में इन्होंने आपके जो आपका जितना भी जो कंट्रोल है पुलिस का वो लैंड ऑर्डर से हटा के आपको डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे रहा. थानास को इस्टेब्लिश किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इन्होंने स्लेवरी को प्रोक्लेमेशन लेके आए थे.
कि अगर 1789 में कि स्लेवरी से रिलेटेड। ओके, देन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। फिर ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, आप इतना याद रखिए कि आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कॉर्नवालिस एक मेन पार्टी थे। ओके, फिर टीपू सुल्तान एंड ऑल, आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यही आपके लिए असाइनमेंट ही हो जाता है दूसरा, कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे के बारे में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बारे में। बहुत ही अच्छे से क्लास में डिस्कस हो चुका है ये, आपको याद भी होगा कि जब अच्छे से पढ़ाया गया था तो वहाँ पे कई क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हुए थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पर्शियन गल्फ? पहला है कतर, दूसरा है कुवैत, थर्ड इज ईरान एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। कौन आपका फॉर्म करता है आपका पर्शियन गल्फ को? ओके, सो फॉर्म इन द सेंस लाइक कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन सारे आते हैं। सो एक एक करके देखते हैं। ये आपका पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा है। ओके, ये हो गया आपका कतर, ये हो गया आपका कुवैत, ये हो गया आपका ईरान। और कंट्रीज भी देख लेते हैं। यूएई हो गया आपका, ओमान हो गया आपका, इराक हो गया इधर पे, सऊदी अरेबिया हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्शियन गल्फ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन यूएसए, कनाडा, रशिया, चाइना। एंड योर आंसर इज कनाडा, क्योंकि ये आपका कनाडा बेस्ड आपका टेलीस्कोप है। सो बेसिकली ये लार्जेस्ट स्टेशनरी टेलीस्कोप अभी देखा गया, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। ठीक, और ये रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। और बाकी फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर इसके कंटिन्यूएशन में एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो फिर हम उसको भी कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट पेंजिया, ऑपरेशन पेंजिया 14 समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन, कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर टोटोटॉयज, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये आपका इन सब में से कुछ नहीं है। बेसिकली आपका ये इंटरपोल का एक मिशन है। ओके, जहाँ पे ये जितना भी आपके काउंटरफीट की जो सेल है उसको यहाँ पे टारगेट किया गया है। एलिट मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स की जो सेल है उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से इनको कर्व करने के लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपका इंटरपोल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ने से पहले आप ये देख सकते हैं कि आप द हिंदू में भी आपका ये इस तरीके से आर्टिकल आ रखा था। सो आपके लिए फिर ये इस तरीके के ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कभी, तो आपके लिए एलिमिनेट करने में हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजर्ट ईगल इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, पहला है यूएई, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा है कजाकिस्तान एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, सो द आंसर इज इंडिया एंड यूएई। तो डेजर्ट ईगल आगे इंडिया एंड यूएई के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाखे टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन, योर फर्स्ट ऑप्शन इज असम, सेकंड इज मेघालय, थर्ड इज कर्नाटका एंड द लास्ट इज अरुणाचल प्रदेश। ये सुना होगा, टाइगर रिजर्व अभी न्यूज़ में था। ये डिफरेंस होते हैं आपके इसमें, तो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपका अरुणाचल प्रदेश में। और डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चन आने के आपके चांसेस कम होते हैं मेन एग्जाम में, बट द थिंग इज़ अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा, अगर आपको पता है कि कहाँ पे होते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करने में, मैच द फॉलोइंग में हेल्प होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट 11? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ SDGs, a group of top 11 economic bodies of the world in order to analyze the economy in the pandemic situation. 11 countries that are poised to become the biggest economies in the world in the 21st century after the BRIC countries and none of the above. So देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका ये जो एक नेक्स्ट 11 है, बेसिकली ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप है बनाया गया है जो एस्पायर करती हैं कि वो क्या बनेंगी 21st सेंचुरी में बिगेस्ट इकॉनमीज बनेंगी ब्रिक्स नेशन के बाद। ब्रिक्स नेशन आपको पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो इनके बाद जो आपका सोचा गया है, तो यहाँ पे आप ये इन कंट्रीज़ का ग्रुप है नेक्स्ट 11 आपका। इस तरीके का आपका एडिटोरियल देखा गया था द हिंदू में। सो ब्रिक्स तो काफ़ी बार डिस्कस हो रखा है। सो उसके आगे बढ़ के हमने एक नया चीज़ हमने यहाँ पे ली है जो है आपका ब्रिक्स नेशन, सॉरी नेक्स्ट 11। सो इसको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट 11 बेसिकली आपका ये उन 11 कंट्रीज़ का ग्रुप है
ओके, जो ब्रिक्स के बाद आपके बिगेस्ट इकॉनमी बनने का सोच रही हैं। सो इसमें आपका बोला गया है साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, टर्की, वियतनाम। सो बेसिकली ये जो आपका गोल्डमैन सैच ग्रुप है, इन्होंने इसे चूज़ किया था। ओके, उन्होंने ये कि हम ब्रिक्स के बाद जो हमारा पोटेंशियल है या ब्रिक्स के आगे जो जितने भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लोर करने के लिए इन कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया गया है। ओके, और ये बताया गया कि ये आपकी बिगेस्ट इकॉनमीज बन सकती हैं ब्रिक्स नेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट साहिल रीजन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? एंड ऑप्शंस आर मोरक्को, नाइजर, माली, चाड। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका जो मोरक्को है वो साहिल रीजन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितना भी आपका रेड में जा रहा है ये आपका साहिल रीजन में आ रहा है। सो आप देखेंगे मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया। सो जो ऑप्शन में थे आपके नाइजर, चाड, माली, ये सब आपके साहिल में। मोरक्को जो है ये आपका साहिल जो रीजन है यहाँ पे आपका पार्ट फॉर्म नहीं करता है। ओके, बाकी आप कंट्रीज़ भी देख सकते हैं। सूडान हो गया आपका, नाइजीरिया हो गया, बुर्किना बुर्किना फासो भी शायद हल्का सा यहाँ पे लग रहा है, ये आप एक बार इसको मैप में डीपली देख सकते हैं। सेनेगल हो गया आपका यहाँ पे। ओके, फिर ऊपर की तरफ को कंट्रीज़ हो गई, आप इनको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कितने आपके मार्क्स आए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच।